1 मई को इनका 2022 को पे रिवीजन के माध्यम से क्या किया गया? जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशनर्स के एरियर पर भी सीएम सुक्खू ने सदन में की बड़ी घोषणा। आखिर कब मिलेगा कर्मचारी पेंशनर्स को एरियर? सीएम सुक्खू ने सदन में दिया जवाब। सीएम सुक्खू ने हिमाचल को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा देनदारियां चुकता करने के बजाय चुनावी रेवड़ियां बांटने पर खर्च कर दिया पैसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वर्ष 2025-26 के आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से 68,000 करोड़ रुपए की उदार धनराशि प्राप्त हुई। भाजपा ने इसे प्रदेश का कर्ज लौटाने अथवा कर्मचारियों की वेतन आयोग की देनदारियां चुकता करने के बजाय चुनावी रेवड़ियां बांटने पर खर्च कर दिया। उनकी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में केवल 29,046 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। इसमें से 12,226 करोड़ पूर्व में लिए गए ऋण का ब्याज चुकाने और 8,087 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने पर ही खर्च हो गए। ऐसे में विकास कार्यों के लिए सिर्फ 8,693 करोड़ रुपए ही बचे। राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए हालांकि 3,976 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव किया गया है। आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर यह राशि बढ़ाई जाएगी और साल के अंत तक प्रदेश में पूंजीगत खर्चों पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में 40,352 करोड़ रुपए के ऋण लिए। उन्होंने कहा कि इसमें से वर्ष 2018-19 में 5,745 करोड़ रुपए, 2019-20 में 5,000 करोड़, साल 2020-21 में 10,888 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में 8,321 करोड़ रुपए और दिसंबर 2022 तक 10,398 करोड़ रुपए के ऋण लिए। पूर्व सरकार ने 5 साल में 40,352 करोड़ रुपए के कर्ज उठाने के बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका एरियर नहीं दिया। प्रदेश का बजट उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। आरडीजी को कम करने और ऋण जुटाने की सीमा को सीमित करने के कारण प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए बजट आकार में आगामी वित्त वर्ष के लिए ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ओपीएस बहाल किए जाने पर केंद्र सरकार ने राज्य के ऋण सीमा में 1,700 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इस कारण भी बजट में वृद्धि नहीं हो पाई है। पूर्व भाजपा सरकार को 5 साल में आरडीजी और जीएसटी मुआवजे के रूप में 68,000 करोड़ रुपए जबकि 11,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण आई मंदी को देखते हुए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने प्रदेश सरकार की देनदारियों को चुकता नहीं किया। स्वाभाविक है कि यदि रिसोर्सेज कम होंगे तो बजट साइज भी कम ही होगा। 3,000 करोड़ रुपए के संसाधन तो सीधे तौर पर आरडीजी के ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 2020-21, 21-22 और 23-24 के मुकाबले 2024-25 में बहुत कम होगी और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1,700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में और कटौती कर दी गई। ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल में प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है और किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी लाई है, उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 1 मई 2022 को संशोधित वेतनमान देने के आदेश तो दे दिए, लेकिन कर्मचारी को एरियर नहीं दिया गया और महज चुनावी रेवड़ियों पर सारा पैसा खर्च कर दिया गया। ऐसे में मौजूदा कांग्रेस सरकार को केवल कर्मचारियों की ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां विरासत में मिली है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने बीते 2 सालों में सुशासन पर जोर दिया है और संसाधन जुटाने और फिजूल खर्ची को कम करने का काम किया है।
आने वाले समय में कर्मचारी पेंशनर्स की ये सारी देनदारियां भी दी जाएंगी। मई को इनका 2022 को पे रिवीजन किया गया। पे रिवीजन के माध्यम से क्या किया गया, मैं ये तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं कि पे रिवीजन के माध्यम से इन्हें एरियर दिया जाना चाहिए था। पैसा भी बहुत था, खूब पैसा था। अगर इन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग किया होता तो सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं से कर रहे हैं, अपने अच्छे वित्तीय प्रबंधन से कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जब बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कर्ज उठाने को लेकर दिए आंकड़ों का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान अपनी सीट पर खड़े हो गए और अपना पक्ष रखने की बात करने लगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर पूरा विपक्षी अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और कुछ देर के हंगामे और नारेबाजी के बाद सदन से उठकर बाहर चला गया। विधानसभा में जो बजट का जवाब आज माननीय मुख्यमंत्री जी देने की शुरुआत की है, हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम अब बजट प्रस्तुत हो गया, उस पर चर्चा हो गई। चर्चा के बाद जो सही तथ्य हैं, सही बातें हैं, उन तथ्यों को जवाब के रूप में मुख्यमंत्री जी सदन में देंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि यहां बोलना और इस तरह से मुख्यमंत्री को ठीक बात कहना, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। वो अपनी बात पर अडिग हुए पड़े हुए, उन्होंने बोलना ही गलत है, बोलना ही झूठ है, तथ्य तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम थोड़ा करेक्शन करना चाहते हैं। जो आप आंकड़े यहाँ पर इस माननीय सदन में पूर्व सरकार के वक्त के लोन के दे रहे हैं, ये आंकड़े सही नहीं है। अगर सही मायने में मुख्यमंत्री चाहते कि उनके जवाब को विपक्ष सुने और प्रदेश भी सुने, तो उनको तुरंत अवसर देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, तुरंत बैठना चाहिए था और हमें बोलने का मौका देना चाहिए था। जब विपक्ष की ओर से मैंने बजट पर चर्चा की शुरुआत की, 4 बार मुख्यमंत्री उठे, जबकि उनको जवाब देना था, बाद में भी दे सकते थे, लेकिन हमारी स्पीच को इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, उस सारी चीज के लिए योजनाबद्ध तरीके से बीच बीच में उठते थे। आज जब हमने सिर्फ एक बार उठ करके बात कहने की कोशिश की कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये सही नहीं है, उनको इस बात को लेकर के जानकारी होनी चाहिए। जो वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो लोन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पैसा लिया था, उसका ऋण और किस्तें अदा करने के लिए उनको पैसा जो है देना पड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार को उनका लोन लिया और जो कर लेने के साथ साथ जो ब्याज था उस पर पैसे देना पड़ा? 38,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार का जो ऋण लिए हुआ था उसकी किस्तें अदा करने, उसका ब्याज अदा करने पर खर्च किया है। और आज भी मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, विशुद्ध लोन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल के बाद जो था, जिसमें ऋण और ब्याज की किस्तों को काट करके अगर हम उसको विशुद्ध लोन बोलते हैं जिसको, वो था 19,600 करोड़ रुपए। वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में अभी तक मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के साथ में तीसरे साल का बजट प्रस्तुत करने तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया है। तो अभी तक का हिमाचल प्रदेश का जो ऋण लेने का जो क्रम है, सबसे तेज गति से सबसे ज्यादा अगर ऋण लिया है, अगर 1 लाख करोड़ का ऋण पार हो रहा है कांग्रेस के इस बजट सत्र के समाप्त होने के साथ साथ में, तो उसमें 30% लोन जो जब से हिमाचल प्रदेश बना है
और शुरू मैं कह रहा हूं कि 93 के बाद लोन की शुरुआत की कांग्रेस ने। उसके बाद जो सारा लोन था उसमें से 30% लोन का सिर्फ और सिर्फ जो है लक्ष्य जो है वो सुक्खू जी की सरकार ने पूरा किया, यानी कि 30% से ज्यादा लोन इन्होंने लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुल मिलाकर के प्रदेश की दिशा में जा रहे हैं। हम सब लोग भी चिंतित हैं, हम सब लोग भी इस बात को लेकर के हैरान हैं, परेशान हैं कि हिमाचल आर्थिक रूप से पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। अब झूठ बोल करके कोई अर्थ नहीं है, झूठ बोल करके तथ्य ठीक नहीं होंगे। झूठ बोल करके जो है हिमाचल प्रदेश को अब पटरी पर नहीं ला सकते हैं। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल की स्थिति आर्थिक रूप से जो खराब है उसको ठीक करने के लिए हमको सही बात कहनी पड़ेगी और सही काम भी करना पड़ेगा। मित्रों, मैं सिर्फ आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बजट में जो चर्चा हुई वो सार्थक चर्चा हुई है। विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अड़ी हुई एक बात को लेकर के कि हमने नहीं मानना है, हमने झूठ ही बोलना है, सत्य बोलना नहीं है, तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज भी हम इस बात को लेकर के हम चाह रहे थे कि हम बीच में बात करें कि जो विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उस पर अभी तक जवाब दें, मुझे मालूम नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आज भी हमने इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा कि हमारी सीबीआई की जांच की मांग है। और एक अधिकारी सीआईडी के एसपी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया में अपने एक अधिकारी पुलिस विभाग में भी ऐसा है बोलते हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए। आज से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, न कानून व्यवस्था की दृष्टि से और न ही आर्थिक दृष्टि से और न ही विकास के जो पिछड़ा हुआ विकास जो आज के दौर में है, इसको ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं ले गई कोई सरकार जो वर्तमान सरकार ने हालात पैदा किए। मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ की ये भी घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही घोषणा की है कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए 1 महीने में नीति बनाई जाएगी। सरकार इस पर कार्य कर रही है। वहीं पर 1 लाख रुपए विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ा दिया गया है। रेणुका जी को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। करुणामूलक वालों को भी कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं। उस योजना के तहत जो हमारी विधवा बहनें हैं, पहले विधवा बहनें, उनको कैसे रोजगार देना है, जो 20-20 साल से करुणामूलक के लिए रुके पड़े उसको कैसे योजना देना है। उसमें हमारा 2 मीटिंगें करुणामूलक की माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में हो चुकी है। एक बार मेरी इनके सामने बैठक हो चुकी है। जल्दी 1 महीने के भीतर करुणामूलक की नीति पर हम विचार करके जितने भी करुणामूलक है, उनके लिए एक नीतिगत फैसला हम